फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल के लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक नई बुकलेट लॉन्च करी है केस सिनारियो की। तो वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल आज हम 10 केस सिनारियोस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे केस सिनारियोस इसके अंदर डाले हैं, और मोर और लेस आपके अटेम्प्ट में इसमें से ही हो सकता है कोई एक केस सिनारियो आ जाए। ठीक है, तो चलो यार अपन करते हैं फटाफट से। चलो, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। देखो, जब भी राजा केस स्टडी आए और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो ना, तो आप पता है क्या करना, आप सिंपल सा एक डायग्राम बना देना। उससे क्या होगा ना, उससे केस स्टडी बड़ी इजी लगेगी। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड 100% सब्सिडरी है सुपरनोवा एलएलसी जापान की। तो एक काम करो ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपरनोवा एलएलसी जापान, और इसकी सब्सिडरी है सुपरनोवा इंडिया। ठीक है, और ये सुपरनोवा इंडिया कहां पे है? गुजरात में। तो यहां भी लिख देते हैं अपन गुजरात। ये शॉर्ट में अपन लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन इज एन अनदर सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान। भैया बहुत बड़ा काम लग रहा है। एक और है भाई सुपरनोवा, क्या नाम है इसका? सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये कहां पे है सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन? शायद ये सिंगापुर में ना। हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, ये जापान में। तो ये इसको लिख दो आप जापान। ठीक है, मैं बस आपको पहली केस स्टडी में बता रहा हूं कि आखिरकार कैसे हमको बड़ी केस स्टडी को अप्रोच करना है। ये अप्रोच से मुझे सीए फाइनल में 79 नंबर आए थे इलेक्टिव पेपर में, तो आपको तो आराम से जीएसटी की केस स्टडी यूं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो। इंगेज इन सप्लाई, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स बेचते हैं। इन इंडिया सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन सेल्स द गुड्स टू सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड। इंडिया में सुपरनोवा, अच्छा ये सिंगापुरी तो है, जापान में ये है। तो ये हमारा सिंगापुर है, और इंडिया में क्या है? सुपरनोवा सेल्स द गुड्स टू सब कॉन्ट्रैक्टर इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है, तो ये आगे बेचता है किसको? अल्फा लिमिटेड को। ठीक है सर, आगे क्या बोल रहा है? अल्फा लिमिटेड इंपोर्ट्स द गुड्स सोल्ड बाय सुपरनोवा इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर एंड कैरीज आउट द टेक्निकल प्रोसेस ऑन सच गुड्स। ठीक है, अल्फा इंपोर्ट करेगा भाई, वो सेल करेगा, तो ये इंपोर्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बाय अल्फा, गुड्स आर सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड फॉर फर्दर सेल्स टू एंड कस्टमर। बहुत बढ़िया, मतलब अल्फा अब इसको बेच रहा है, तो अल्फा इसको बेच रहा है, और फर्दर इंडिया वाले किसको बेच रहे हैं? कस्टमर को। अच्छा, वो क्या है ना, इंडिया वाले कस्टमर को ढंग से बना पाते हैं ना, तभी ऐसा होगा क्वेश्चन। चलो बढ़े आगे। एज अ होल्डिंग कंपनी सुपरनोवा एलएलसी रिकवर्स एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू, दो मिनट है ना, चलो आ जाओ। ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती। सुनो ध्यान से। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बाय अल्फा लिमिटेड, द गुड्स आर सोल्ड बाय अल्फा टू। ठीक है, एज अ होल्डिंग कंपनी सुपरनोवा कितना होल्ड करती है? 20%। सुपरनोवा एलएलसी जापान रिकवर्स एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ सेल्स मेड बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड एज अ कमीशन ऑन मंथली बेसिस। ये अलग नहीं मान रहे, ये कितना परसेंट कमीशन ले रहे भाई? ये 20% कमीशन ले रहे हैं। किससे? सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड से ये लोग कमीशन चार्ज कर रहे हैं। सर किस बात का कमीशन? भाई ये सब्सिडरी है, तो जितना जितना माल ये बेचेगा तो कमीशन मिलेगा 20%। ठीक है,
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी अल्फा इंपोर्टेड द गुड्स वर्थ ₹10 लाख फ्रॉम सुपरनोवा सिंगापुर। ठीक है, अल्फा ने कितने के गुड्स लिए भाई? 10 लाख के गुड्स लिए हैं अल्फा ने, किससे? सुपरनोवा सिंगापुर से। आगे क्या बोल रहा है भाई ये? इंटरस्टेट परचेस ऑफ अल्फा फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 2 लाख, 10 लाख इससे लिए और 2 लाख अलग से इंटरस्टेट लिए। ठीक है, आगे द वैल्यू ऑफ प्रोसेस गुड सोल्ड बाय अल्फा टू सुपरनोवा अमाउंटेड टू 10 लाख। तो अल्फा ने माल बेच दिया सुपरनोवा इंडिया को, कितने में? 10 लाख। ठीक है, ये भी समझ में आया। फर्दर सुपरनोवा इंडिया पेड एन एडिशनल अमाउंट 2 लाख रुपए फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। हाँ तो भैया सेक्शन 15 बोलता है जो भी सारे खर्चे हो रहे हैं उनको जोड़ो, तो 10 लाख प्लस 2 लाख। फिर अच्छा, ये तो आपको मालूम है ना, अगर खर्चा सप्लायर का है और फॉर द टाइमिंग रेसिपिएंट ने करा है तो वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के हिसाब से जुड़ जाएगा। 10 और 2 12 लाख, ये जुड़ गए। ऑल्सो चार्ज 12,000 ऑन सच प्रोसेस गुड्स एंड म्युनिसिपल लेवी अदर देन जीएसटी। तो सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस को छोड़ के जितने भी टैक्सेस हैं वो सब जोड़े जाएंगे, तो ये भी जोड़ दो। तो टोटल हो गया राजा कितना? 12,12,000। अभी हमने क्वेश्चन करा नहीं है, बस हम क्वेश्चन की चीजें पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है। उसके बाद आगे आओ। सुपरनोवा सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा इन द मंथ ऑफ जनवरी एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। तो सुपरनोवा ने 6 लाख और 8 लाख का गुड्स बेच दिया। तो एक 6 लाख और एक 8 लाख। 6 लाख का गुड्स इन्होंने भेजा है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो हम कहाँ के थे? हम तो गुजरात के थे ना। और ये 8 लाख का गुजरात में बेचा है, तो ये इंटर स्टेट हो गया और ये इंट्रा स्टेट हो गया। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फिर देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये तो भाई बोलने की बात ही नहीं थी, चलो पर फिर भी इन्होंने बोला है। आगे फर्दर एन एम्प्लॉय ऑफ सुपरनोवा इंडिया, तो सुपरनोवा इंडिया का एक एम्प्लॉय है, हैज विजिटेड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अल्फा लिमिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, एंड स्टेड इन द होटल लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो भैया ये मुंबई महाराष्ट्र में लुका हुआ है, इससे भी हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आ जाओ। एट द टाइम ऑफ चेकआउट इनवॉइस 1 लाख का बना। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको तो कुछ समझने में भी क्या दिक्कत आई है। तो भाई एक एम्प्लॉय है इंडिया लिमिटेड का, वो अल्फा लिमिटेड में रुका है, इनवॉइस का बिल है 1 लाख रुपए और ये 1 लाख का बिल किसके नाम पे बना है? सुपरनोवा इंडिया के नाम पे बना है। ठीक है, फिर फन लिमिटेड ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है और इन्होंने इवेंट करा है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड का। कहाँ पे इवेंट करा है राजा? मॉरिशस। ठीक है, ये बाकी की बात है। इंट्रास्टेट सप्लाई पे रेट इतना है, इंटरस्टेट पे रेट ये है। रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज निल। बहुत बढ़िया। आईजीएसटी लगेगा इंपोर्ट पे और कोई एडिशनल सेस नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना सारा चीजें। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर 2 मिनट का काम। बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द टोटल जीएसटी लाइबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी पेबल थ्रू जीएसटीएन पोर्टल। हमको अल्फा लिमिटेड की लाइबिलिटी देखनी है। तो राजा एक बात बताओ, अल्फा लिमिटेड ने जो माल बेचा था वो ये था 10 लाख, 2 लाख और 12,000, तो ये टोटल हो गया 12,12,000। अब ये इंटरस्टेट है, अब क्योंकि ये इंटरस्टेट है तो 12,12,000 का कितना परसेंट निकालने की बात चल रही है? 12,12,000 का 18% निकालो। तो एक काम करो, 12,12,000 का 18% निकालो यार, कितना क्या आ रहा है? 2,18,160 रुपए। तो ये 2,18,160 रुपए तो मेरी हो गई कौन सी लाइबिलिटी? आउटपुट लाइबिलिटी। अब अगली बात, सर कोई तो आईटीसी होगा। हाँ, तो सर इसने क्या क्या खरीदा था? एक तो भाई साहब इन्होंने 10 लाख का माल ये खरीदा था, तो ये 10 लाख का 18% 1,80,000 इसका आईटीसी मिल जाएगा। और ये 2 लाख का माल और खरीदा था, तो 2 लाख का 18% 36,000 इसका आईटीसी मिल जाएगा। तो एक काम करो ना, 2,18,160 में से 180 गए, में से 36,000 और गए, तो 2,160 रुपए। देखिए भाई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2160। बहुत बढ़िया, ओहो ये रहा 2160 पेबल एज आईजीएसटी। हो गया, सिंपल तो था। फिर व्हाट शैल बी द ग्रॉस आईजीएसटी लाइबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी।
अब सुनो भाई, IGST पूछा है तो ये हमारा इंटर ट्रांजैक्शन 6 लाख। अब यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देगा, 6 लाख का 18% कर देगा और डन डना डन हो जाएगा। अब रुक बेटा, ये 6 लाख ही नहीं, ये 6 लाख तो ठीक है, और कमीशन, क्योंकि कमीशन पे भी तो रिवर्स चार्ज में सुपरनोवा इंडिया ही देगा ना जीएसटी, वो तो बाहर बैठा हुआ है। अरे यार ये बात समझ में, सर कितना परसेंट कमीशन है राजा? 20% कमीशन। और 20% किसका? टोटल सेल का। इसने टोटल सेल करी है 14 लाख, तो 14 लाख का 20% हो गया अपना कितना? 2,80,000। अब 2,80,000 का एक तो आपको करना पड़ेगा 18%, तो 2,80,000 का 18% ये कितना हो गया? 50,400। और प्लस कर दो आप ये 6 लाख का 18%, प्लस 50,400, 158,400 है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? ओह गजब, 158,400। थर्ड, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पेड बाय सुपरनोवा ऑन द इनवॉइस अमाउंटिंग टू 1 लाख होटल लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। ये इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा है। देखो भाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर वो होटल, प्लेस ऑफ सप्लाई भाई होटल कहाँ लोकेटेड है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको मालूम है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ का लगा? मुंबई महाराष्ट्र का लगा। पर एक बात बताओ, ये सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड कहाँ का है? तो ये सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड तो हमारा, हाँ गुजरात का है। ठीक है, तो भाई क्या ये वाला इसका आईटीसी इसको मिलेगा? तो इसका आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। अच्छा आपको मालूम है ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे एक पुराने स्टूडेंट से भी पूछा था, यही सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है? दैट इज आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, पहली बार जब ये क्वेश्चन ऐसा सीए फाइनल में आया था ना, तो बच्चों ने आईटीसी दे दिया था। अरे आपको कैसे आईटीसी मिलेगा? आप समझो ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि भाई सीजीएसटी एसजीएसटी मुंबई का और हम कहाँ के रहने वाले? गुजरात के, तो भाई आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, इस फ्लॉ को तो दूर करना चाहिए, आप सरकार को दूर करना चाहिए। देखते हैं भाई सरकार आगे दूर करती है या नहीं। फिर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फन इवेंट फॉर सुपरनोवा इन मॉरिशस। भाई सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, हाँ ये कोई एग्जाम तो नहीं है, जीएसटी तो लगेगा। बट मैंने आपको बताया था कि सर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के केस में क्या होता है, अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड कहां का रहने वाला है? गुजरात। तो भाई जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात। ठीक है, चलो एक बार आंसर चेक कर लें। क्या 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 आया था अपना? सी 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 बी, तो ये सी, फिर सी, फिर सी और फिर बी। आया समझ में? बोलो यार कितना सही है भाई। देखो आपको क्या करना है ना राजा, आपको बस एक बार कोई भी क्वेश्चन हो ना, उस क्वेश्चन की सिंपल आप केस स्टडी में आप उसका डायग्राम बना दो। अगर आपने उसका डायग्राम बना दिया तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। डूडल, ओह क्या नाम है। डूडल इनकॉर्पोरेशन इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस आईटी रिलेटेड सर्विसेज डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू इट्स सब्सिडरी लोकेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इन इंडिया डूडल इंडिया अ सब्सिडरी ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वेरियस कस्टमर। अब आप मन में भी डायग्राम बना सकते हो। कैसे? डूडल इनकॉर्पोरेशन यूएसए में है और डूडल इंडिया सब्सिडरी है जो कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे डायग्राम? देखो यहां लिखोगे आप डूडल इनकॉर्पोरेशन यूएसए, फिर वहां लिखोगे वापस से डूडल, और ये डूडल इंडिया कहां है? अपनी कर्नाटका। बस आगे आ जाओ। डूडल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज टू इट्स कस्टमर इन इंडिया
डूडल इनकॉर्पोरेशन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दे रहा है, बहुत बढ़िया, ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दे रहा है, इसके कस्टमर्स हैं इंडिया में। आगे, कस्टमर कैन सब्सक्राइब बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली टू डूडल बैंक अकाउंट, ठीक है भाई, टर्म्स एंड कंडीशन आर एंटर्ड, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ एनी इशू कस्टमर कैन कॉल एंड लॉग द इशू एट कस्टमर हेल्प सेंटर विच इज ऑपरेटेड बाय डूडल इंडिया ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। अच्छा, ये कॉल सेंटर है, बताओ, नाम बड़े दर्शन छूटे, तो कॉल सेंटर है। अब डूडल इंडिया इज पेड ऑन कॉस्ट प्लस 10%, ठीक है, ये इसको पेमेंट देता है कॉस्ट प्लस 10%। आगे ये बोल रहे हैं डूडल इंडिया इज एंगेज्ड इन प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, ठीक है भाई, प्रमोशन मार्केटिंग भी करते हैं, उसके लिए कॉस्ट प्लस 20% मिलता है, बहुत बढ़िया। तो एक कॉस्ट प्लस 10% और एक कॉस्ट प्लस 20%, ये कॉस्ट प्लस 20% इस पर प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ठीक है। आगे प्रमोशन, हाँ ठीक है, किसके नाम पे उससे लेना देना नहीं है। डूडल इनकॉर्पोरेशन owns an online space for advertisement on internet. Doodle Incorporation has agreed to sell online space to Doodle for an amount of, गजब, कितना, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ पर मंथ में भाई इन्होंने बेचा है, 5 CR पर मंथ, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। डूडल इंडिया सेल्स अस एडवर्टाइजमेंट स्पेस टू कस्टमर, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ये हटाओ। फिर टेक्नोलॉजी सपोर्ट, भाई साहब टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है, उसके लिए कितना ले रहा है ये, 25 लाख रुपए पर मंथ। लूट मचा के रखिए यार, इंडिया वालों से पैसा तो इतना ले रहे हो, दे तो कुछ रहे नहीं हो, तो 25 लाख रुपए पर मंथ टेक्नोलॉजी सपोर्ट के। फिर डूडल ने ये सब खर्चे करें, 75 लाख और 50 लाख, ठीक है, इस खर्चे का 10% और 20% इसको मिल जाएगा। डूडल इंडिया ने, अरे गजब, कुछ तो कमाए हमारे इंडिया ने, 8 करोड़ रुपए कमाए और 10 करोड़ रुपए कमाए, किससे, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कस्टमर्स, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल, अच्छा बता दिया। क्वेश्चन के जवाब दो। व्हाट शैल बी द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, हाश कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ऑफ डूडल इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो डूडल इंडिया की आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है सर, तो डूडल इंडिया की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है ना। तो एक तो डूडल इंडिया ने ये कमाया 8 करोड़ रुपए, बस यही तो कमाया डूडल इंडिया ने, और कुछ कमाया क्या डूडल इंडिया ने, नहीं, ये तो इसका खर्चा है। और आउटपुट लायबिलिटी आपको निकालनी है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया यार इन्होंने, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट करो ना यार, 8 करोड़ का कितना परसेंट, 18%, तो 8 इंटू 18 आता है हमारा 1.44, ठीक है। तो 8 इंटू 18 कितना आ रहा है, 1.44 आ रहा है क्या, आई बात समझ में। उसके बाद सर प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस प्रोवाइडेड बाय डूडल इनकॉर्पोरेशन टू डूडल इंडिया। क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन देखो। ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस है ये किसने दी, डूडल इनकॉर्पोरेशन ने डूडल इंडिया को दी। और ये डूडल इनकॉर्पोरेशन ने जो डूडल इंडिया को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस दी है, इसके बदले में इसने चार्ज कितना करा है भाई, 5 करोड़ रुपए महीना ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। डाउट क्या है, डाउट इतना सा है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला, डूडल इनकॉर्पोरेशन इज प्रोवाइडिंग ओइडार सर्विसेज and thus is required to register in India under GST and discharge the GST on forward charge basis। भाई साहब ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा है तो भाई उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो डूडल इंडिया है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो भाई इस पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिवर्स चार्ज लगेगा। हाँ, ओइडार सर्विसेज तो है, बट ओइडार एनटीओआर को नहीं है। एनटीओआर मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, उसको होती तो हम इसको बोलते रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है। सर ऑप्शन कहाँ है, ये रहा ना भाई, ये सी वाला देखो, ठीक है। और सेम, बहुत बढ़िया। तो इस पे टैक्स किसको देना है राजा, रिवर्स चार्ज पे डूडल इनकॉर्पोरेशन को टैक्स देना है, ठीक है। आगे आ जाओ। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय डूडल इनकॉर्पोरेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया जनवरी में इसको कितना क्या देना है, और किसको, डूडल इनकॉर्पोरेशन को। तो सर डूडल इनकॉर्पोरेशन को ना, तो ये रहा डूडल इनकॉर्पोरेशन, यही पैसे कमाए भाई, तो ये पैसे कमाए
कितने, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 18%, तो 10 करोड़ का 18% कितना हो जाएगा, ये देना है इसको, और क्या, ये जीएसटी इसको पे करना है, सिंपल। सर कोई आईटीसी कोई आईटीसी है ही नहीं इसके पास, कहां से लेगा ये आईटीसी, कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में। तो उसके बाद व्हाट शैल बी द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय डूडल इंडिया फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ जनवरी। तब हमको देखना है भाई कि डूडल इंडिया टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले सकता है। तो सर एक बात बताओ, डूडल इंडिया के एक तो दो खर्चे थे, 75 लाख, 50 लाख, इसका आईटीसी मिलेगा, और डूडल इंडिया का क्या खर्चा था, तो ये डूडल इंडिया का एक तो खर्चा था हमारा ये 5 करोड़ रुपए और 25 लाख। तो यार मेरी बात सुनो ना, आप सबको कैलकुलेटर में प्लस करते जाओ। तो एक तो 5 करोड़ प्लस 25 लाख है ना, और उसके बाद 75 लाख प्लस 50 लाख, तो टोटल हो गया 6.5 करोड़, और 6.5 करोड़ का 18%, तो ये हो गया हमारा 1.17 करोड़। तो है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, ये रहा 1.17 करोड़, हो गया। देखो सिंपल ही है, एक बार डायग्राम बना दिया ना तो सारे क्वेश्चन सिंपल है, डायग्राम नहीं बनाया तो फिर हमको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलो आ जाओ केस सिनारियो नंबर 3। अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड is engaged in supply of food products under the brand name Superfoods. It has a plant at Howrah, West Bengal. It is a registered supplier under GST and is monthly return filer. ठीक है। It has allotted residential quarter to its employee. Aggregate turnover was 7.5 करोड़, ये भी ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये डिटेल देके रखी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। एक बार देखिए क्या पूछ क्या रहा है, तो सबसे पहले पूछ रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर इज। टैक्स नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि आप ये बता दो कि कितना टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। तो ये रहा, अब नोट 1 दिया है, तो देखें भाई नोट 1 में क्या है, out of the total sales food product worth rupees 3.5 lakh were supplied to Department of School Education, Government of West Bengal for further supply, ये टाइम पास। a price linked subsidy of rupees 10 per kg was received from government for the said supply which has not been considered okay। तो सर अगर आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी याद हो तो जो प्राइस लिंक सब्सिडी होती है उसको माइनस करते हैं, करेक्ट है। तो राजा यहाँ पे 10,000 केजी पे 10 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए की सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा। तो इस 60 लाख में से 1 लाख माइनस करा तो कितना हो गया, हाँ 59 लाख रुपीस माइनस हो गया। उसके बाद ये तो ये भी नहीं है, हटाओ। रेंट रिसीव्ड, सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज एग्जेम्प्ट, ये खर्चा है ये खर्चा है। हाँ इंटरेस्ट इसको जोड़ दो 3500 रुपए को, सर ये एग्जेम्प्ट हो जाता है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। फिर ये पेमेंट है, ये लीगल फीस, अरे वाह कुछ है ही नहीं क्या इसमें। ये तो क्या है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने को, सिर्फ अभी तो वही निकालना है ना कि कितना आउटवर्ड सप्लाई। तो राजा ये दो ही है बस, 59 लाख और 3500, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए 59 लाख 3500। सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या ही दिमाग लगाना। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय अभिव्यक्ति इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो बोल रहा है ऐसी इनवर्ट सप्लाई बताओ जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो सर पहले तो रिवर्स चार्ज कहां पे आ सकता है उसको अपन टिक कर देते हैं। तो सिक्योरिटी में आ सकता है, स्पॉन्सरशिप में आ सकता है, लीगल फीस में आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आ सकता है, बस ये 4-5 चीजों में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ भैया सिक्योरिटी। अब आपको रिवर्स चार्ज याद होना चाहिए, तो सिक्योरिटी में सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगता है। तो यहाँ पे मेरे भाई सप्लायर कौन है, ओ हो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म। क्या रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, हाँ सर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो रिवर्स चार्ज लगेगा, हाँ भाई इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ये 1 लाख के ऊपर हम लगाएंगे क्या, आरसीएम। उसके बाद सर अगला क्या था हमारा, कहां गया, ये रहा
पेमेंट ऑफ कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब स्पॉन्सरशिप में क्या रहता है, सप्लायर इज एनी पर्सन और रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, अरे वाह ये तो सर कंपनी है, तो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो ये 25,000 पे भी लग जाएगा आरसीएम। सर लीगल फीस के ऊपर आरसीएम लगता है, इस पे भी लगेगा आरसीएम। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। राजा ये जीटीए नहीं है, अनलेस एंड अंटिल इट इज रिटन इन द क्वेश्चन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तब तक आप उसको एजेंसी नहीं मानोगे। दिस इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो पैसे ले रहा है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं होती। ट्रांसपोर्ट चार्ज पेड टू लोकल ट्रक ओनर, ये तो स्पेसिफाई कर दिया, नॉट अ जीटीए, तो सर यहाँ पे भी जीएसटी की बात नहीं होगी, ठीक है। और अगर ऐसा बोलते हैं जीटीए जिसने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा है, तो वो भी जीटीए कंसीडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। सिर्फ जीटीए और कुरियर टैक्सेबल होते हैं, उसको छोड़ के सब एग्जेम्प्ट होता है। तो सर आरसीएम जोड़ दो, 1,55,000, तो 1,55,000, 1,55,000 ये रहा, आ गया हो। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम पावर लिमिटेड, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे एक पॉइंट आया था। तो कंपनी हैज अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू सुप्रीम पावर लिमिटेड ऑन 10th जून फॉर रिपेयर ऑफ एयर कंडीशनर यूनिट, ठीक है, विद अ कंप्लीशन पीरियड ऑफ 30 days। द मेंटेनेंस वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 8th जुलाई। तो कायदा ये कहता है कि 8 जुलाई को इनवॉइस बन जाना चाहिए, और अगर 8 जुलाई को नहीं बन रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। तो 8 जुलाई से अगर आप 30 दिन गिनोगे तो 23 दिन हो गए जुलाई के, और 7 दिन हो गए मेरे अगस्त के, तो 7 अगस्त तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। इनवॉइस ओहो, तो इनवॉइस तो बहुत लेट इशू हुआ। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो फिर कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विचएवर इज अर्लियर। कंप्लीशन डेट क्या है राजा, 8 जुलाई, पेमेंट क्या है 15 सितंबर, दोनों में से अर्लियर क्या है 8 जुलाई, तो 8 जुलाई इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर इंटरेस्ट पेबल, तो भाई ये इंटरेस्ट पेबल की बात ये लिखी, कंपनी हैड डिपॉजिटेड ओहो अगस्त का 28 सितंबर, तो अगस्त का 20 सितंबर को हो जाना चाहिए जीएसटीआर 3B। 8 दिन आपने डिले करा, तो 3,30,730 का 18% इंटू 8 डिवाइड बाय, तो 1304 या 1305 रुपए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा भाई 1305। आगे आ जाओ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ऐसी कोई पेनल्टी लगाइए क्या, ये रहा, प्रॉपर ऑफिसर लेविड अ पेनल्टी ऑफ 5,000 फॉर रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। राजा 5,000 से कम होता है तो उसको माइनर ब्रीच, माइनर ऑफेंस कहते हैं। 5,000 या उससे ज्यादा होता है तो वो माइनर ऑफेंस नहीं कहलाता। इसलिए मैं बोलता हूँ यार आईसी है ना, इधर बहुत खेलता है, तो ये बहुत ध्यान रख के जाने पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये तो एग्जैक्ट 5,000 है, तो पेनल्टी लेविएबल है सिंस द ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच, ठीक है। बोलो डन क्या सर, हम आंसर चेक कर लें क्या, कर लो। क्या था, BADBA, BA फिर DBA, ठीक है। आ जाओ केस सिनारियो नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बन जाएंगे आपसे, कोई घबराने की बात नहीं है। मिस्टर अशोक, और 2 मैंने आपको तरीके भी बता दिए, या तो आप चार्ट बना लो, टफ क्वेश्चन है, चार्ट नहीं बना रहे हो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद ये देख लेना, ठीक है। चलो, मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर ऑफ ऑफिस लिंक एंटरप्राइजेस इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है, लीज पे लिया हुआ है हमने कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, स्टेशनरी की दुकान है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टर्नओवर 14 लाख। याद रखना सर ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कहाँ काम आता है, अरे राजा जब लीगल सर्विसेज रहता है तो लीगल सर्विसेज उस बिजनेस एंटिटी को दी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 तक है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो वहां पे काम आता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई कर रहे हैं। परचेज, सर परचेज तो कहीं से भी करो, क्या दिक्कत है भाई साहब। ही ओन्स अ डुप्लेक्स हाउस, ही स्टेज ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड हैज लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर टू एन एम्प्लॉई रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर रेसिडेंशियल। सर एग्जेम्प्ट है ना, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है तो कोई जीएसटी नहीं। हाँ भले रेंट इसका किसने पे करा हुआ है, आपकी IDICI बैंक ने पे करा है। नाम तो ऐसे चेंज करते बिल्कुल, क्या ही बोले आप। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही अप्लाइड फॉर GST रजिस्ट्रेशन ऑन वॉलेंटरी, और रजिस्ट्रेशन इसको 9 अप्रैल, देखो वॉलेंटरी बेसिस पे क्या रहता है ना, जब आपको आरसी मिली तब आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव, तो 9 अप्रैल को आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गया। और 8 अप्रैल को जो भी स्टॉक आपकी शॉप पे पड़ा हुआ है उसका आप क्रेडिट भी ले सकते हो। सर कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो ये 2 अप्रैल, सर 2 अप्रैल की डेट तो कोई रेलेवेंट ही नहीं, क्या करेंगे 8 अप्रैल का जो स्टॉक है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फिर इन्होंने ये हमको डिटेल दी है, ये प्री जीएसटी है, तो यहाँ पे तो कोई जीएसटी नहीं, और ये क्या है अपना पोस्ट जीएसटी, ठीक है। तो हमें ये कंसिडर करना है, क्योंकि जब जीएसटी नंबर आया हम तो वही कंसिडर करेंगे ना राजा। चलो आगे आ जाओ भैया, ये वापस से आ गया होटल वाला क्वेश्चन। ये होटल वाले क्वेश्चन में वही आईटीसी वाली बात, ठीक है, तो मैं पहले ही देख के बता रहा हूं, अगर आईटीसी का क्वेश्चन होगा आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल। देखते हैं सर क्वेश्चन, तो देखो सर, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय अशोक फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, 24-25। अब ये 24-25 में आउटवर्ड सप्लाई ये नहीं देखना अपने को 1 अप्रैल से 8 अप्रैल, क्योंकि तब जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो फिर हटाओ उसको। ये सेल 84, 98, उसके बाद ये तो लीगल फीस पेड है, ये इनवर्ड है, ये परचेस है, परचेस है, परचेस है, ये भी हमारा इनवर्ड है, रेंट, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनवर्ड है, इंटरेस्ट पेड, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी विद बीबीआई बैंक, सर ये तो एग्जेम्प्ट होता है इंटरेस्ट, और रेंट रिसीव्ड ये भी हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो बस 84 और ये कितना हो गया 98, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, घबराना ही नहीं, इसमें क्या घबराओगे यार। Which of the following statement is correct in terms of facts of the case scenario given above? पहले हम पढ़ लेते, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। मिस्टर अशोक कैनॉट ऑप्ट टू पे टैक्स, भाई क्यों नहीं पे कर सकता है, कंपोजिशन में पे कर सकता है, क्योंकि अगर 150 लाख टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इंटरसेट नहीं कर रहा है, तो कंपोजिशन में पे कर सकता है। सर आईटीसी 1 अप्रैल का नहीं राजा, 8 अप्रैल वाली तारीख का आईटीसी मिलेगा। सर मिस्टर अशोक शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 9(4) ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 9(4) तो स्पेसिफिक केसेस में लगता है, और वो स्पेसिफिक केसेस याद है क्या, सीमेंट खरीदा 80% आपको बिल्डर से खरीदना है, रजिस्टर्ड से खरीदना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं। डी वाला क्या है मिस्टर अशोक, अरे वाह, तो ये वाला डी वाला करेक्ट है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 8 अप्रैल को जो भी स्टॉक रहेगा उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। बोलो माता रानी की जय। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच अशोक इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अच्छा जीएसटी के बाद ही आपको देखना है, प्री जीएसटी आपको देखना ही नहीं है। तो सर ये तो लीगल फीस, इसके ऊपर आरसीएम लगेगा 0.10, और लीज रेंट पे आरसीएम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू गति ट्रांसपोर्टर जीटीए, और जीटीए ने 5% वाला मतलब हमको पे करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आरसीएम लगेगा। इंटरेस्ट छोड़ दो, तो कितना आ रहा है 1.5, 270 और 280 है क्या, 280, ये रहा 2,80,000, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाईज नॉट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम। अब नॉट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम, 2 मिनट, एक गड़बड़ हो गई राजा, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, अरे ये लीगल फीस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा यार, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कम था, ठीक है। देखा ये हो जाती है चोटें, एग्जाम में भी हो जाती है। तो ये 1.5 और 1.20 कितना हुआ 2,70,000, तो ये 280 नहीं आएगा, 270 आएगा। सर ये आपको अचानक से कहाँ ध्यान आ गया, अरे ये 4th वाले क्वेश्चन से ध्यान आ गया। बहुत बार क्या होता है ना, अगले क्वेश्चन से ध्यान आ जाता है, जिन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली कहा ना तो मेरे को ध्यान आया, अरे मैंने तो अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई इज नॉट सब्जेक्ट अंडर रिवर्स चार्ज, तो इसके ऊपर भी आरसीएम लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा, और इसके ऊपर भी लगेगा। तो ये पूछ रहे नॉट, तो 2nd एंड 3rd ये पूछ रहे ना, नॉट सब्जेक्ट टू आरसीएम तो आएगा 2nd एंड 3rd, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यार। अब क्या सर नो आईटीसी इज अवेलेबल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, होटल वाले केस में आप क्या ही बताएं। तो चेक कर लें क्या आंसर, चलो ए डी डी, ए डी डी, सी डी, ए डी डी, सी और डी, ठीक है। सर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है क्या, अरे क्या पढ़ोगे, मैं आपको समझा तो रहा हूं, मैं आपकी मेहनत बचाना चाह रहा हूं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज यार लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो, ठीक है। चलो केस सिनेरियो नंबर 5, XYZ Limited is registered with the jurisdictional GST authorities in the state of Rajasthan, operates multiple businesses.
Principal business of XYZ is that of fabricating and installing the body for large transportation vehicle. ठीक है, ये बॉडी बनाते हैं large transportation vehicle के लिए. Chassis are provided by customer to XYZ Limited. तो इनको चेजी कौन प्रोवाइड करता है? XYZ Limited इनको चेजी प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये ठीक है, टाइम पास दिया हुआ है. In addition to above, XYZ registered as GTA is also engaged in providing services of transportation of goods by road through its own fleet of truck. तो भाई ये GTA की तरह भी सर्विसेज देते हैं. It is not exercise to pay the tax, मतलब 5% पे सामने वाले को RCM देना है. ओके, फिर इन्होंने ये फलाने ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं. पूछ क्या रहा है, देख लें क्या. सबसे पहले पूछ रहा है ओहो डिटरमाइन द GST लाइबिलिटी ऑफ XYZ ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू ABC लिमिटेड. अब इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ABC लिमिटेड वाला ट्रांजैक्शन देखना है अपने को. तो ये A है, यहां पे भी ABC नहीं है, ये रहा ABC. सिर्फ इस पे पूरा दिमाग लगाएंगे. प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ABC लिमिटेड. इट्स रिलेटेड पार्टी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख. आर्म्स एंड प्राइस. सर भाई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो, आपने खुद ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा पे करने का, सामने वाला पे करेगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी जीरो. और क्या, बोलो माता रानी की जय. फिर डिटरमाइन द नेट GST लाइबिलिटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. इंपॉर्टेंट कि हमें नेट GST लाइबिलिटी कितनी पे करनी. अब राजा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना नेट GST लाइबिलिटी, तो हमेशा आपको याद रखना है एक तो आउटपुट लाइबिलिटी, फिर लेस ITC, और आखिरी में है ना एक चीज बच्चा भूल जाता है, ऐड RCM लाइबिलिटी. ठीक है, तो हमेशा ये RCM लाइबिलिटी को मत भूल जाना. चलो करें क्या, आ जाओ सर, आ जाओ. सबसे पहले सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू A लिमिटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख. भाई मौजा ही मौजा, इसके ऊपर हमें GST नहीं देना, इसके ऊपर सामने वाले को GST देना है RCM में. वाओ. परचेज टायर फॉर इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक यूज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड पेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख फॉर सच परचेज. अब सर इसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर ITC का चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, तो राजा सुनो ध्यान से. ये जो 1 लाख का अमाउंट पे करा, और इससे आप कौन सी सर्विस दे रहे हो? GTA की. और GTA की सर्विस दे रहे हो, उसका टैक्स आप पे कर रहे हो, सामने वाला पे कर रहा है, सामने वाला RCM में पे कर रहा है. तो इसको भी एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाता है. और क्योंकि इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई माना गया, तो इसका ITC आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सर परचेज ऑफ मशीनरी विद एन एडवांस टेक्नोलॉजी, हाँ इसका तो मिल जाएगा भाई. तो 50 लाख रेट क्या 18% ही रेट रहेगा. हाँ ये तो भैया एक चीज तो अच्छी करिए MCQ में कि भैया रेट में नहीं खेला. तो 50 लाख का 18% 9 लाख है ना. ये तो टेबल आता है ना आपको 5 into 18, क्या कैलकुलेटर यूज करें छोटे छोटे कैलकुलेशंस में. फोर्थ वाला XYZ procured certain engineering services for its fabrication business through electronic mode for Lumus from Lumus Incorporation, a company located in Italy. The consideration paid was 15 lakh rupees. तो सर ये 15 लाख रुपए का जो कंसिडरेशन है, इसका आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा और ITC भी मिल जाएगा. तो 15 लाख का 18% 2,70,000 है ना. आप एक बार चेक कर लो. अरे वाह, तो कितना यहाँ 2 लाख, और इधर मैं जोड़ दूंगा कितना, इधर जोड़ना पड़ेगा ना 2,70,000. फिर फर्दर सर्टन गुड्स टू बी यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन बिजनेस वर सेंट बाय XYZ फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क ऑन द सेम. द कंसिडरेशन पेड फॉर सच रिपेयर वर्क वाज 5 लाख रुपीस. तो एक तो इसमें रिपेयर वर्क के लिए हमने गुड्स भेजा, और उसके लिए कंसिडरेशन पेड वाज 5 लाख रुपीस. ठीक है, अब इसको समझो ध्यान से. हमने ये गुड्स भेजे, ये तो ठीक है, पर हमने कंसिडरेशन कितना दिया? 5 लाख रुपए का हमने कंसिडरेशन दिया. तो सर इसके ऊपर भी GST लगेगा क्या? हाँ राजा, इसके ऊपर भी GST लगेगा. और
रिपेयर वर्क ना, तो रिपेयर वर्क का प्लेस ऑफ सप्लाई तो आउटसाइड इंडिया आता है मेरे हिसाब से। इसके ऊपर इन्होंने जीएसटी नहीं लगाया होगा। 2 मिनट है ना। हाँ वही यार, मैं वही बोल रहा था राजा। देखो रिपेयर वर्क जो है ना, रिपेयर वर्क इंडिया के बाहर हुआ है, तो रिपेयर वर्क का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया है। तो क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और जब जीएसटी नहीं लगा तो फिर आईटीसी की भी बात नहीं होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू एबीसी लिमिटेड। सर ये हमारी ऑलरेडी बात हो गई थी कि इसके ऊपर एबीसी लिमिटेड टैक्स देगा, हमको तो देना नहीं है। स्क्रैप बेचा 5 लाख का, तो 5 लाख का 18% हो गया 90,000। परचेज गुड्स रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन 10 लाख, 1 लाख की चोरी हो गए तो 10 लाख में से 1 लाख गया 9 लाख, और 9 लाख का 18%, तो आप 9 लाख का 18% करेंगे तो आएगा 1,62,000। और उसके बाद रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 10 लाख फॉर फैब्रिकेशन वर्क ऑन न्यू चेजी। तो एडवांस मिलता है सर्विसेज का, तो आपको अभी हाथों हाथ टैक्स देना पड़ता है। तो 10 लाख का 18% 1,80,000। और एक और चीज बोली है, एंड 3 लाख टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम डब्ल्यू लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में तो आरसीएम में सामने वाला टैक्स देगा, हमको कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। पूछ क्या रहा है, हम कहाँ पे थे? अच्छा ये नेट जीएसटी लाइबिलिटी। तो सर ये तो हुआ 2,70,000, और ये टोटल हुआ हमारा 9,02,70 और 1,62,000, ये हुआ 13,32,000। तो ऑल्दो आप देखोगे तो यहाँ पे नेट जीएसटी पेबल इधर नहीं आ रहा, बट इसके बाद ये जो है ना, ये तो कैश में पे करना रहता है, तो हमको 2,70,000 तो पे करने ही पड़ेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो बस ये गड़बड़ हो जाती है जो मैं आपको बता रहा था। आगे आ जाओ भाई। व्हाट शैल बी द टोटल एलिजिबल आईटीसी। अरे तो हमने पहले ही निकाल दिया टोटल एलिजिबल आईटीसी 13,32,000। वाओ। Whether Lumas is required to obtain registration in India to discharge GST liability? If yes, compute the amount of GST liability to be discharged by it in the month of January. क्या लूमस को रजिस्ट्रेशन लेना है इंडिया में? तो लूमस भाई रजिस्ट्रेशन, लूमस से हम कौन सी सर्विसेज ले रहे थे? इंजीनियरिंग सर्विसेज, और तो कोई लूमस भाई सर्विसेज दे ही नहीं रहे। तो लूमस भाई को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों लेगा भाई ये रजिस्ट्रेशन? तो नो 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 भाई, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आ जाओ भाई चेक कर लेंगे एक बार अपन। तो ए बी सी सी, ए बी सी और सी हो गया। ठीक है भाई, कर लोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। और देखो केस सिनारियोस ना कुछ कुछ आप खुद भी ट्राई करो, सारे मैं करा दूंगा तो फिर आपका दिमाग कैसे चलेगा? ठीक है, आप भी ट्राई करो। चलो बढ़े आगे, आ जाओ। भक्ति एंड सन्स, आय हाय भक्ति, राम भक्ति, भक्ति एंड सन्स ऑफ कलकत्ता। A partnership firm registered under GST deals in supply of electronic goods such as TV, refrigerator, washing machine. Its aggregate turnover is 4.2 करोड़। अच्छा खासा टर्नओवर। फिर इन्होंने ये सप्लाई करा है, फिर ये इनकी इनवर्ड सप्लाई, चाह क्या रहा है, फिर ये 3-4 एडिशनल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप फीस पेड बाय भक्ति एंड सन्स टू फिनमिन लिमिटेड। अब पता है मैं आपको इसमें से देख के बता दूं क्या, सिर्फ क्वेश्चन में से। देखो स्पॉन्सरशिप में जो रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो भाई मेरे यहाँ पे हमने पेमेंट किसको करा है? फिनमिन लिमिटेड को। तो फिनमिन लिमिटेड को पेमेंट करा है, तो फिनमिन लिमिटेड हो गया सप्लायर। किसने पेमेंट करा है? भक्ति एंड सन्स। अच्छा भक्ति एंड सन्स कौन है? तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है भक्ति एंड सन्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। तो भाई इसमें तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो सर इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा, मतलब किसको पे करना है? तो भक्ति एंड सन्स को पे करना है। दूसरा सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ तो निकाल तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हम कहाँ रजिस्टर्ड है राजा? हम कलकत्ता में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और इसने स्पॉन्सरशिप 5 लाख फॉर एन एंटरटेनमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय फिनमिन। कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है उससे मतलब नहीं, रजिस्टर्ड हम कहाँ है? कलकत्ता में। ये भी कलकत्ता और ये भी कलकत्ता,
तो भैया हमारा लग जाएगा, बताए क्या, CGST और SGST। तो भैया भक्ति एंड सन्स को पे करना पड़ेगा CGST एंड SGST ऑफ 45,000 ईच। क्लियर। सेकेंड वाला आप पढ़ो और मुझे सोच के बताओ क्या जवाब होना चाहिए। ठीक है, मतलब वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में पहले जवाब लिखना, फिर देखना कि साहिल सर ने क्या बताया। पढ़ो फटाफट से पढ़ो सेकेंड वाला। चलो, assuming that Bhakti and Sons has an SEZ unit also located in UP apart from DTA unit located in Kolkata। ठीक है, टर्नओवर ऑफ SEZ यूनिट इज 2 करोड़ और DTA का 4.2 करोड़। सर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, बट SEZ यूनिट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइस, बट DTA यूनिट को बनाना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ूं जब सब इसमें ही दिया हुआ है इतना बड़ा क्वेश्चन, तो ऊपर केस सिनेरियो पढ़ के क्या लेना देना। सर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल ओनली टू DTA यूनिट एंड SEZ यूनिट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइस, सिंपल। उसके बाद द टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच GST इज पेबल बाय भक्ति एंड सन्स अंडर रिवर्स चार्ज फॉर दिसंबर। ये ध्यान रखना, दिसंबर के महीने का पूछ रहा है। तो ये रहा भाई दिसंबर, रिवर्स चार्ज। TBV पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे लगता है, सिक्योरिटी पे लगता है, रेंट पे लगता है, एडवोकेट पे लगता है। अब देखते हैं किस पे लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड टू ओम लॉजिस्टिक्स सर अनरजिस्टर्ड डिटेल लगेगा रिवर्स चार्ज, तो 2 लाख पे रिवर्स चार्ज लगेगा। पेमेंट मेड टू स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विस। सर हमने क्या पढ़ा था, सिक्योरिटी में सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। भाई ये खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई RCM की बात नहीं होगी। उसके बाद सर इस पे लगेगा, हाँ भाई कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाओ, एडवोकेट RCM तो 0.30, 0.10 और 2 तो 2.40, और नीचे तो भाई ये अक्टूबर नवंबर के ट्रांजैक्शन है तो 2.40, 2.40 ये रहा। ठीक है, उसके बाद द टोटल ITC डेट कैन बी अवेल्ड बाय भक्ति एंड सन्स फॉर दिसंबर इज, तो दिसंबर के लिए टोटल ITC, तो राजा ये 30 लाख में से 25,000 का डैमेज हो गया, तो मैं यहां पे लिखते जाता हूं 29,75,000, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख, अच्छा फिर वापस से 2 लाख पर ये स्पेशल है तो यहां पे लिख देते हैं 5%, क्योंकि वो रेट का भी तो लोचा लफड़ा होगा। ये सिक्योरिटी पे GST लगा ही नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड नहीं है। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस टू लेबर, इस पे भी GST नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद शॉप रेंट पेड टू कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ तो ठीक है, इस पे नॉर्मल रेट लगाओ 0.30 और 0.10। ठीक है, तो चलो अब प्लस कर लेते ना अपन। एक तो 29,75,000 प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 40,000। ठीक है, तो ये आ गया 36,15,000 और 36,15,000 का 18% ये आ गया 6,50,700 और ये 2 लाख का 5% तो 6,50,700 और ये आ गया अपना 6,60,700। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। 6,60,000, अरे यार क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने। तो अरे यार ये अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है, तो ये अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है तो इसको हटाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो वापस से 34,15,000 का 18% और प्लस करेंगे 2 लाख का 5% तो 6,24,700। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, ये 2 लाख को हटाना था, उस तो करस्पॉन्डिंगली उस 2 लाख का हटा दो उसका GST, तो 6,24,700 आ रहा है। देख लेते हैं अपन है क्या आंसर, 6,24,700, ये रहा 6,24,700। ठीक है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है। MCQs आपके 30 में से 20 या 25 प्लस आ सकते हैं इजीली, और IDT सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आप इजीली 70-75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन, टोटल GST पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एज्यूमिंग डेट
नो आईटीसी इज क्लेम्ड, बहुत बढ़िया, कोई आईटीसी क्लेम नहीं करना। तो भाई 2 जीएसटी, 12, 6, 28, 4, इन सब पे जीएसटी लगेगा। रजिस्टर्ड को दो, अनरजिस्टर्ड को दो, सब पे जीएसटी लगेगा। तो 12 + 6 + 28 + 4, तो ये हो गया 50 लाख। तो 50 लाख पे 18% हो गया अपना 9 लाख। तो 9 लाख रुपए तो देना ही देना है। आउटपुट लाइबिलिटी, आईटीसी क्लेम करोगे नहीं, बट जो आरसीएम में देना है वो भी देना ही देना है ना। तो आरसीएम में अपने को कितना देना था, अपन ने यहीं पे एक क्वेश्चन में निकाला था क्या, ये रहा ना, एक क्वेश्चन में निकाला था अपन ने। तो 2,40,000। अब देखो 2,40,000 में आपका जीटीए वाला अलग करो क्योंकि उसका रेट ही अलग है, तो 2 लाख अलग करो। तो 2 लाख अलग करोगे तो 40,000 का 18%, ये आया 7200, और ये 2 लाख का 5%। तो रेट अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ राजा, तो 10,000। तो फिर टोटल आ गया मेरा 9,17,200। है क्या ऐसा ऑप्शन, 9,17,200। ठीक है। उसके बाद पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन। सर एक जनरल पेनल्टी लगती है, अगर नेम बोर्ड नहीं लगाया पीपीओबी, और जनरल पेनल्टी कितने की लगती है, 25,000 रुपए की लगती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो CDA BAC, CDA BA और C आया समझ में। बस क्या है यार, बहुत सिंपल है केस सिनारियो। ठीक है, आ जाओ केस सिनारियो नंबर 7। भाई ये केस सिनारियो में तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे सिंपल केस सिनारियो, वरुण एसोसिएट्स इज अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली। It is engaged in manufacture of product A and product B. Product A taxable, product B exempt. It is also engaged in manufacture of product C, ठीक है, which is exported to other countries without the payment of tax under letter of undertaking. ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इन्होंने ये सारी डिटेल दी है। इतना सा क्वेश्चन, वाओ, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच हैज बीन क्रेडिटेड टू ई क्रेडिट लेजर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये रहा 21-22 का ट्रांजैक्शन, ये तो बाकी आगे के ट्रांजैक्शन है। 10 लाख सर प्रोडक्ट ए टैक्सेबल है, आईटीसी मिल जाएगा 18%, 10 लाख का 18%, 1,80,000, लो मारो करेक्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ मशीनरी विच हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, और सारे फाइनेंशियल ईयर। तो नॉट बीन क्रेडिटेड बस एक ही आएगा ना राजा, ये वाला, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जीरो रेटेड के लिए यूज करते हो, तो भी आपको आईटीसी मिलता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। तो 15 लाख का 18%, 2,70,000, सर अब तो याद ही हो गया है। हाँ भाई, फिर अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई एज पर रूल 43 दैट इज TII टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये बड़ा शानदार है। ठीक है, देखो मशीनरी वाई जो है ना, वो पहले तो यूज आ रही थी प्रोडक्ट बी, ठीक है, और बाद में मशीनरी जो वाई जो है वो प्रोडक्ट ए के लिए यूज आने लगी। कब से, 1 अप्रैल 2024 से। तो अगर आपको याद हो तो हम मशीनरी की लाइफ को 60 मंथ्स मानते थे। तो हमारा 15 लाख का 18% कितना आया था, 2,70,000। ठीक है, और इस 2,70,000 में से हम माइनस कर देंगे। तो 2,70,000 को सबसे पहले तो कितने मंथ में आप डिवाइड कर दो, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 60 मंथ्स। तो एक बार निकालो कैलकुलेटर पे, 2,70,000 डिवाइड बाय 60 कितना आया आपका, 4,500। अब देखो भाई कितने महीने हमारा यूज हुआ है, तो भाई अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने हो गए। फिर 2023 में 12 महीने हो गए, 12 और 3 हो गए 15, और 2024 में 3, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च ये हो गए हमारे 18, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से तो एक दिन प्रायर आपको देखना पड़ता है। तो 18 महीने का आपको माइनस करना पड़ेगा, 4500 इंटू 18। तो सर वो कितना क्या आ रहा है, 4500 इंटू 18, 81,000। ये पूछ क्या रहा है, अच्छा ये यही पूछ रहा है कि इन एलिजिबल आईटीसी कितना। तो इन एलिजिबल आईटीसी तो निकालना था, मतलब यही निकालना है इन एलिजिबल आईटीसी। तो कितना हो गया, 81,000, सिंपल। उसके बाद व्हाट इज द टाइम पीरियड अप टू विच कॉमन क्रेडिट नीड्स टू बी कंप्यूटेड। सर 60 महीने तक कंप्यूट करना रहता है। तो 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 60 महीने 5 साल गिनोगे तो 30 सितंबर 2027 तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
उसके बाद सर अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट, अरे यार ये कॉमन क्रेडिट कितनी बार निकालेंगे, 15 लाख का 18% वही हो गया हमारा अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। डन। सो चेक करना आंसर, कर ले भाई कर ले। ए डी सी बी बी, ए डी सी बी और बी, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ, देखो कितनी जल्दी जल्दी केस सिनेरियो सर। देखो आपने पढ़ाई का अप्रोच चेंज करो, क्या करो पढ़ाई का अप्रोच, आप क्वेश्चन आंसर पे भिड़ जाओ, सॉल्यूशन देखोगे और फिर करोगे ना, मजा नहीं आएगा। आपको मालूम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और फैकल्टी की किताब में क्या फर्क होता है? जैसे हम भी जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं ना, उसमें क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा रहता है, और जब आप बचपन से पढ़ रहे हो, 10th हो गया, 11th 12th और बीकॉम जितनी भी आपने एग्जाम्स पढ़ी है, पता है ये 10th 11th 12th वाले आपको क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं देते, उससे दिमाग बंद हो जाता है, क्वेश्चन के पीछे आंसर देते। याद करो बचपन में वो मैथ्स की किताब रहती थी, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन रहता था, आंसर पीछे होता था, क्योंकि अगर आंसर नीचे है ना तो फिर आपका दिमाग पूरा बंद हो जाएगा और फिर यार मजा नहीं आएगा एग्जाम में। और आजकल जितने भी पेपर आते हैं ना उसमें दिमाग चलाना रहता है, इसलिए बेटा ज्यादा मत पढ़ो, कुछ नहीं होता ज्यादा पढ़ने से, कम पढ़ो दिमाग चला के पढ़ो, ठीक है। अप्रोच सही करो, ये नहीं ये भी करना है वो भी करना है ये भी करना है, अरे तुम सब कर लोगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप केस सिनेरियो को उठाओ और बैठ जाओ, आंसर देखना ही नहीं, चेक करो सही नहीं आ रहा है वापस से देखो, ये मत देखो सॉल्यूशन क्या है, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है आप वापस से देखो कि यार क्या गड़बड़ हुई है, आई बात समझ में, उससे ये दिमाग तेज चलेगा, और दिमाग तेज चलेगा तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, और फिर किसी भी फैकल्टी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ऑडिट में क्या स्कोर करे, लॉ में क्या करे, ए कैटेगरी क्या, बी कैटेगरी क्या, सी कैटेगरी क्या, ठीक है। बस ये चलाना सीख जाना राजा, ठीक है। आ जाओ चलो। मिस्टर गोपी नारायण एंड कंपनी is a partnership firm of advocate registered under GST in मुंबई महाराष्ट्र। इन द मंथ ऑफ अप्रैल फर्म ने सर्विसेज दिए 15 लाख की और फलाना फलाना डिटेल दिए। हमको देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, whether the service provided to Verenta is exempt under GST, if not whether the tax is payable under reverse charge। भाई वेरेंटा को कौन सी सर्विस दी हमने, ये रहा वेरेंटा प्राइवेट लिमिटेड, इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड है और इन्होंने सूट फाइल करा। अरे भाई भाई अगर रजिस्टर्ड है कोई एग्जेम्प्ट नहीं है, हाँ बट रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो गोपी नारायण जी को तो कोई जीएसटी नहीं देना, वेरेंटा को देना पड़ेगा, तो रिवर्स चार्ज सेकेंड वाला देखें, नो सिंस द सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है, नहीं फॉरवर्ड चार्ज नहीं, तो ये आएगा हमारा डी वाला नो, और यहाँ पे क्या लग जाएगा रिवर्स चार्ज। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू सलोनी, तो सलोनी मैडम देखें भाई, Saloni registered in GST as a Salon, wow, service provider in the preceding financial year. Legal service amounting to 1 lakh was provided in month of February, for which invoice was issued in 15 February. ठीक है, पेमेंट इज मेड बाय 5 अप्रैल। फर्म ने 10,000 तो पेनल्टी ले ली क्योंकि भाई मैडम ने लेट पेमेंट करी, और firm has paid 20,000 as attestation charges on behalf of client mentioned separately which were reimbursed। भाई तो ये 20,000 रुपए तो reimburse हो गए, तो ये तो एज अ प्योर एजेंट के खर्चे हैं, तो इसको तो कंसिडर नहीं करना, तो 1 लाख और ये 10,000 की पेनल्टी, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 1,10,000 रुपए, ठीक है। What shall be the time of supply in respect of original amount of 1 लाख और पेनल्टी ऑफ 10,000। अब सर सुनो, एडवोकेट के केस में रिवर्स चार्ज लगता है, और रिवर्स चार्ज के केस में आपको देखना पड़ता है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो भाई 61 डे फ्रॉम क्या, तो 61 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब बना है, इनवॉइस इशू हुआ है 15 फरवरी, तो फरवरी ये कोई लीप ईयर तो नहीं है, कुछ बोला ही नहीं, नॉर्मल मानो, तो 13 दिन हो गए हमारे फरवरी के, 31 दिन हो गए मार्च के, और 31 और 13 हो गए हमारे 44, 17 अप्रैल। हो इन्होंने पेमेंट ही कर दिया कब, 5 अप्रैल, तो भाई विच एवर इज अर्लियर 5 अप्रैल हो गया। अब सर व्हाट अबाउट पेनल्टी, तो भाई इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी जब मिलेगा तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, तो कब मिला भाई ये पेनल्टी, 5 अप्रैल, तो इसका भी क्या हो गया 5 अप्रैल, मतलब टोटल 1,10,000 का टाइम ऑफ सप्लाई 5 अप्रैल हो जाएगा। हो गया सर, देख लें क्या, तो डी ए और सी, तो ये रहा डी ए और सी, ये लो ये वाला भी केस सिनेरियो हो गया।
क्या है यार, ठीक है सब हो जाता है, कहाँ घबराते हैं अपन। चलो केस सिनारियो नंबर 9, मिस्टर वीरा बेना वीरा, अरे तारक मेहता सर, वाह। मिस्टर वीरा इज अ ट्रेडर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ यूपी। ओहो, टर्नओवर दिया हुआ है, इंट्रा इंटर दिया हुआ है, इनवर्ट सप्लाई दी हुई है, फिर थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है। आ जाओ भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई कोई मंथ भी है क्या ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, तो ये रहा ना भाई हमारा, ये रहा एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई 15 लाख। बट अभी यहां पे रुक जाओ, यहां पे इन्होंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। इसमें ये वाला देखो, ही सोल्ड हिज शेयर 10 करोड़। अब आपको मालूम है ना शेयर्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बट रिवर्सल ऑफ आईटीसी चैप्टर में हमने देखा था कि भाई ये जितने में आप शेयर्स बेचते हो ना उसका 1% हम एग्जेम्प्ट में लेते हैं। तो 10 करोड़ का 1%, 10% आएगा 1 करोड़, 1% आएगा 10 लाख। तो ये एक तो 10 लाख ये हो गया और 15 लाख, तो 10 लाख और 15 लाख टोटल मिला के कितना हो गया 25 लाख। आया समझ में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओहो, ये तो आईटीसी के बारे में पूछ रहा है, तो देखें भाई आईटीसी के बारे में क्या पूछ रहा है। पिकअप वैन खरीदी, क्या आईटीसी मिलेगा? सर गुड्स के लिए गाड़ी खरीदी तो आईटीसी मिलेगा। सर शोरूम रेनोवेट कराया, भाई कैपिटलाइज नहीं करा खर्चा, आईटीसी मिलेगा। टी शर्ट खरीदी, आईटीसी मिलेगा, बट एक वीक के बाद फ्री में दे दी, अरे यार, तो फिर अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्री में क्यों दे दी भाई, आगे से जीएसटी लाके दोगे तो पीछे से आईटीसी मिलेगा। तो बस यही पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है किसका आईटीसी मिलेगा। तो आईटीसी मिलेगा ऑन वैन परचेज फॉर डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस ऑन रिनोवेशन बट कैन नॉट क्लेम आईटीसी। हाँ भाई, तो टी शर्ट के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू ई क्रेडिट लीजर ऑफ मिस्टर वीरा। तो वीरा के ई क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, जब हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो अलग करते हैं, पर अभी तो एमसीक्यू, हमको प्रेजेंटेशन थोड़ी दिखाना है, तो हम तो डायरेक्ट करते हैं। तो ये है 130,000, इसमें से काम करो 20 लाख एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा है तो माइनस कर दो। 130,000 में से 20 लाख, तो 20 लाख माइनस कर दो, ये आ गया आपका 80,30,000। और 46 लाख ये तो टैक्सेबल के लिए, तो कुछ माइनस मत करो, ऐसा का ऐसे ही लिख दो आप 46 लाख। ठीक है, इनको जोड़ो ही मत, ये सब आईटीसी जोड़ो ही मत, क्योंकि क्या करना, जोड़ के माइनस कर देंगे। हाँ बस इतना सही है क्या। हाँ, तो 80,30,000 प्लस 46 लाख, इन दोनों का 18%, तो 2273,400। ठीक है, बस इतना सही तो करना था, और क्या ही है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। 2 मिनट रुक जाओ यार, कुछ छूट तो नहीं रहा है। अरे ये भी तो आईटीसी मिलेगा ना यार, ये क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो 1,70,000 इसका आईटीसी में मिलेगा, और इसका आईटीसी, इसको छोड़ो, टी शर्ट को छोड़ो, है ना। तो 1,70,000 प्लस 360 प्लस 80,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,62,000 इंटू 18%, तो एक और आईटीसी आपको मिलेगा 2,10,960। तो जोड़ दो सबको, 80,30,000, 80,30,000 प्लस 46 लाख का 18% प्लस 2,10,960, तो आंसर आएगा 24,84,360। ओके, तो 24,84,360 ये नहीं आएगा, इसमें तो सिर्फ दोनों का आया, उसका भी आईटीसी आपको मिलेगा। बस हो गया सिंपल। इन्होंने प्रेजेंटेशन में देखो, आपको मालूम है जब हम बड़ा क्वेश्चन करते तो हम ऐसे नहीं करते, पहले हम सारा आईटीसी लिखते हैं, फिर सारा आईटीसी कॉमन क्रेडिट में डालते हैं, फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं। कौन सा माइनस करते हैं, नॉन बिजनेस वाला, एग्जेम्प्ट वाला, ब्लॉक्ड वाला, ये माइनस करने के बाद जो आता है हम वैसे करते हैं। मोर और लेस वो करना यही है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट अप्रोच से कर लिया। कान ऐसे पकड़ना है तो ऐसे ही पकड़ो, ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, चलो आ जाओ, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। तो भैया कॉमन क्रेडिट, तो आईटीसी कितना था 24,84,360, इसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला माइनस कर दो,
सॉरी इसमें से ये टैक्सेबल सप्लाई वाला माइनस कर दो, क्योंकि एक्सक्लूसिवली यूज है फॉर टैक्सेबल सप्लाई, तो ये माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। तो 15 लाख का 18% प्लस 2484360, तो 22,14,360। ठीक है सर, देख लेंगे एक बार। तो CDAB हो गया, डन डना डन। और अब आ जाओ आप केस सिनारियो नंबर 10 पे। ठीक है, मिस्टर वेंकट, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ड इन हैदराबाद, रजिस्टर्ड है जीएसटी में। भाई साहब ने इतने सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, हम तो क्वेश्चन पे आ जाओ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय वेंकट टू क्विक टूर इन यूरोस। तो ये रहा भाई, कंसल्टेंसी सर्विसेज दिए टू क्विक टूर्स, अ यूके बेस्ड एंटिटी, ई कॉमर्स के धंधे में है। और कितना सम पे करा है? 95,000, बिल्ड एट 75, 5,000 रुपए इंसिडेंटल, उसको भी जोड़ो। और 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डीले, उसको भी जोड़ो। तो 95, 5, 1 लाख, 1,05,000। ठीक है, ये दूसरा है, अभी तो सिर्फ इतना सा पूछ रही है। तो 1,05,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये तो 1,05,000 इंटू 75, एक तो ये हो जाएगा। तो 1,05,000 इंटू 75, तो ये आ गया अपना 78,75,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी है, ऑल्सो हायर्ड द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल फर्म। अरे ये तो पेमेंट है, ठीक है, और ये रिकवर नहीं हुआ है क्विक टूर से, तो भैया इसको हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ा। ठीक है, उसके बाद ये टैक्सेबल अर्निंग है हमारी कितनी, 85 लाख। रिटर्न फाइलिंग फीस, अरे बाप रे, 85 लाख टैक्सेबल अर्निंग है। उसके बाद इन एडिशन ऑल्सो प्रोवाइडेड रिटर्न फाइलिंग फ्री ऑफ चार्ज। भाई अगर फ्री ऑफ चार्ज या रिलेटेड पर्सन को नहीं दिया तो इसके ऊपर हम कोई जीएसटी नहीं, कोई ये टैक्सेबल टर्नओवर में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद सर मिस्टर वेंकट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू हिज रियल ब्रदर मिस्टर कामत who is working at IT company and earning, ओहो मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट नहीं है तो सर फिर तो भाई स्केड्यूल 1 में नहीं आएगा। बट ये विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, इसमें कंसिडरेशन है 7,500। तो क्योंकि इसमें कंसिडरेशन है तो ये सप्लाई तो बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी जोड़ी जाएगी, 7,500 जोड़ी जाएगी। यहां गड़बड़ मत करना। ठीक है, फिर ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, दमदम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अप्रोच। तो ट्रेनिंग दी है पर इसमें ट्रेनिंग के पैसे वैसे नहीं दिए, तो मैं कैसे जोड़ू, बस हो गया, जोड़ दो भाई इन सबको। 78,75,000 प्लस 85 लाख प्लस 7,500, 16382500। आगे आ जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय वेंकट टू कामत इफ कामत इज ओहो, अगर सर सन है, सन, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन, सन एंड स्पाउस। तो फिर सर ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है, 75,000, तो वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और क्या, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी ट्रेनिंग इम्पार्टेड बाय वेंकट टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। रजिस्टर्ड है, ओहो हो सर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वही बनेगा गुवाहाटी आसाम, क्योंकि रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड होता तो जहां पे इवेंट हो रहा है, तो है क्या हमारा गुवाहाटी आसाम, ये रहा गुवाहाटी आसाम, ये रहा। डन डना डन। एक बार चेक कर लिया जाए तो बी सी बी 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 सी बी और बी। ठीक है, तो सर इसी के साथ हमारे 10 के 10 केस सिनारियो डन डना डन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करो, और सिर्फ वीडियो को देखो मत, आप वीडियो में कमेंट भी जरूर करा करो। देखो आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट रहते हैं ये आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आए, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं केस सिनारियो 11 से 20 भी लूंगा, और उसके बाद 21 से 35 भी लूंगा। बट आप इस वीडियो को 50 लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।